यूपी टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ही आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना होगा। ओटीआर करने के लिए जो यूजर मैनुअल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसमें महिलाओं के लिए विशेष टिप्पणी की गई है, जिसमें आरक्षण संबंधित प्रावधानों को उल्लेखित किया गया है। साथ ही साथ ऐसी कैंडिडेट महिला जो कि अनमैरिड हैं, उनके नाम में अगर पहले कुमारी लगा हुआ है तो क्या वो आवेदन करते समय कुमारी लगाएंगी अथवा नहीं। इसके अलावा मैरिड वुमन जो कि किसी दूसरे राज्य से शादी होकर के उत्तर प्रदेश में आई हैं, तो क्या उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा? अगर मिलेगा तो उसका प्रोसीजर क्या है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर एक मैरिड वुमन जिन्होंने अपने आधार कार्ड में अपने डिटेल्स को अपडेट करा लिया है हस्बैंड के पक्ष का, तो उस कंडीशन में क्या उनका आरक्षण का लाभ उनके पिता के बिहाफ पर मिल पाएगा या नहीं, या फिर जिन्होंने अपडेट नहीं कराया है उनकी क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी। आवेदन करते समय जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन बन रहा है स्पेशली वुमन कैंडिडेट्स के लिए, और उसमें भी महिला जो कि शादीशुदा हैं, उनके तमाम प्रश्नों का जवाब और उनके शंकाओं को इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे फैक्ट और डेटा के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहले एक जेन्युइन प्रश्न की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई महिला है जिनके हाई स्कूल इंटरमीडिएट में नाम के आगे कुमारी लगा हुआ है, जो बोर्ड्स के मार्कशीट आते हैं या फिर सर्टिफिकेट आते हैं उसमें लगा हुआ है, और आगे आपने कुमारी लगा करके कुछ एक डॉक्यूमेंट्स में प्रोसीड किया और कुछ एक डॉक्यूमेंट में आपका कुमारी नहीं लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। जैसे देखिए, इन मैम का एक प्रश्न था, यहाँ पर मैंने नाम को हाइड किया हुआ है ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे, ठीक है। बाकी प्रश्न यहाँ पर जेन्युइन है, आप ध्यान से समझिएगा। इनके 10th और 12th के जो मार्कशीट है उसमें नेम के आगे कुमारी लगा हुआ है। ग्रेजुएशन में नेम के आगे इनका कुमारी नहीं लगा है, ठीक है। उसके बाद से डीएलएड इन्होंने किया और डीएलएड के में नेम के आगे कुमारी लगा हुआ है। तो अब इनका प्रश्न ये है कि यूपी टेट या फिर सुपर टेट के लिए अगर ये आवेदन करने जाती हैं तो क्या उसमें नाम के आगे कुमारी लगाना चाहिए या नहीं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे बहुत सारी महिला कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम है। पहले जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती थी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो बोर्ड होता था यूपी बोर्ड, वो क्या करता था, महिला कैंडिडेट के नाम के आगे कुमारी लगा देता था, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को आगे जाकर के दिक्कत हो रही थी। तो अगर आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुमारी लगा हुआ है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है। अब कुछ लोग उसको इंटेंशनली लगाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं किसी का नाम उदाहरण के तौर पर रीता है, तो वो कुमारी रीता लिखती हैं, तो वो इंटेंशनली अगर लगाया गया है जिसको आगे भी आपने कंटिन्यू किया, आपके आईडी में भी है, आपके ग्रेजुएशन में भी है, आपके डीएलएड में भी है, तब तो आपको कुमारी रीता के नाम से ही आवेदन करना पड़ेगा यूपी टेट और सुपर टेट में भी, क्योंकि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में वो हैं। लेकिन आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट में बोर्ड के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट लगाया गया, जिसको आगे आपने कंटिन्यू नहीं किया और आपके आईडी में भी वो चीज़ें नहीं हैं, तो फिर कुमारी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि यूपी बोर्ड या फिर अन्य बोर्ड्स के द्वारा कुछ एक समय के लिए नाम के आगे बाय डिफ़ॉल्ट कुमारी लगाया जाता था, और ये सारी जो आयोग है वो भी इन चीज़ों से परिचित है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर मैं फाइनल डिसीजन बताऊं कि आपको कुमारी लगाना है या नहीं, तो ये आपको तय करना होगा कि वो कुमारी बाय डिफ़ॉल्ट लिख करके आया या फिर इंटेंशनली आपने उसको लगाया और आगे भी कंटिन्यू किया। अगर आगे कंटिन्यू नहीं किया है, मतलब कि हाई स्कूल इंटर के बाद ग्रेजुएशन अगर आपने किया, डीएलएड आपने किया, तो उसमें अगर आपने कंटिन्यू नहीं किया है और आपके आईडी प्रूफ में भी वो नहीं है कुमारी, तो फिर कुमारी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इंटेंशनली आपने लगाया है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, उसके बाद से आपने ग्रेजुएशन में भी कंटिन्यू किया, डीएलएड में भी कंटिन्यू किया और आपके आईडी प्रूफ में भी है, तो फिर आपको कुमारी लगा करके ही अपना नाम लिखना होगा। मतलब कि वो चीज़ें प्रूफ होंगी आपके डॉक्यूमेंट से कि इंटेंशनली आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में कुमारी लगा हुआ है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुमारी नहीं लगा हुआ है, केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, तो फिर कुमारी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैम का जो प्रश्न है कि इनका ग्रेजुएशन में नहीं लगा हुआ है लेकिन डीएलएड में इनका लगा हुआ है, और तो इनको क्या करना चाहिए। देखिए, इस तरीके के प्रश्न में बहुत स्पेसिफिक होकर के उत्तर देना थोड़ा सा मेरे लिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कई बार जब आप काउंसलिंग में जाते हैं तो वहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग अधिकारी के द्वारा जब इसको चीज़ों को देखा जाता है तो अलग अलग एक्शन लिया जाता है। इस वजह से बहुत यूनिक आंसर देना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन मैं एक जनरल जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपके आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, उसमें नाम के आगे कुमारी नहीं लगा है, तो फिर आपको कुमारी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि आपका ग्रेजुएशन में नहीं लगा है लेकिन डीएलएड में आपने कुमारी लगा दिया, तो फिर इसको आप से अगर इन फ्यूचर काउंसलिंग के समय अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है तो वहाँ पर आपसे एक एफिडेविट ले लिया जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है।
अब चूंकि आपने ग्रेजुएशन में नहीं लगाया है तो ये माना जाएगा कि इंटेंशनली आपने कुमारी नहीं लगाया, लेकिन फिर जाकर के डीएलएड में आपने कुमारी कंटिन्यू कर दिया, तो ये थोड़ा सा आपके लिए नहीं करना चाहिए था डीएलएड में आपको कंटिन्यू, अगर आपने ग्रेजुएशन में नहीं लगाया था। अगर ग्रेजुएशन में नहीं लगाया और डीएलएड में भी नहीं लगाते तो ये माना जाता कि 10th और 12th में जो आपका कुमारी पहले नाम के आगे पहले कुमारी लगा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, ये माना जाता। लेकिन चूंकि आपने ग्रेजुएशन में तो कंटिन्यू नहीं किया लेकिन डीएलएड में कंटिन्यू कर लिया, तो ये थोड़ी सी आपकी भी गलती यहाँ पर मानी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी गलती नहीं है, हालांकि इसको एक एफिडेविट के माध्यम से आगे जाकर के ठीक किया जा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर आपके आईडी प्रूफ में कुमारी नहीं लगा है तो आप कुमारी मत लगाइएगा, अगर आईडी प्रूफ में कुमारी लगा है तो आपको कुमारी लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं अब डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब ओटीआर यानी कि यूपी टेट के आवेदन से पहले ही आपसे आपके ईडब्ल्यूएस के भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनेगा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मैरिड वुमन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक समस्या ये आ रही है कि जो उनका ईडब्ल्यूएस बनेगा वो किस पक्ष का बनेगा, फादर के पक्ष का या फिर हस्बैंड के पक्ष का। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को जो 10% आरक्षण दिया गया है वो उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया गया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसका नाम होता है ईडब्ल्यूएस का, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया गया है। और शादी होने के बाद आपकी जो आर्थिक पोजीशन डिसाइड हो रही होती है वो आपके फादर से नहीं बल्कि आपके हस्बैंड के बिहाफ पर डिसाइड हो रही होती है। यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी किससे जुड़ी है, आपके हस्बैंड से जुड़ी हुई है। तो यहां पर आपके फादर का ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा, यहां पर आपके हस्बैंड के नाम का ईडब्ल्यूएस चलेगा। हस्बैंड के नाम का कहने का मतलब कि आपका जो भी इनकम देखा जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में जो कि 2024-25 का है। 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब कि ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का, 31 मार्च 2025 तक का ये फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। ये बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और इस फाइनेंशियल ईयर का जब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में इस फाइनेंशियल ईयर के इनकम के बेस पर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी होगा। यानी कि यहां पर ये जो इनकम देखा जाएगा वो किसका देखा जाएगा, वो हस्बैंड का देखा जाएगा, ना कि फादर का। क्यों? क्योंकि मैरिड हैं आप और उस कंडीशन में जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस तय हो रही हैं वो आपके हस्बैंड से हो रही है, ना कि फादर से। ठीक है, लेकिन अगर आप एक अनमैरिड वुमन है तो उस कंडीशन में जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा उसमें जो इनकम देखा जाएगा वो आपके फादर का देखा जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब ईडब्ल्यूएस के अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है मैरिड वुमन के लिए वो किसके तरफ का होना चाहिए, मतलब कि हस्बैंड के साइड का या फिर फादर के साइड का। तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि जो आपकी जाति होती है, जो कास्ट होता है, वो आपके बाय बर्थ डिसाइड हो रहा होता है, उसमें हस्बैंड का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो आपकी जाति तय होती है वो बाय बर्थ तय होती है, यानी कि आपके फादर की जो जाति है उसी से आपकी जाति भी तय होगी। यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके फादर के बिहाफ पर होना चाहिए, आपके हस्बैंड के बिहाफ पर नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर थोड़ा सा पेंच है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तब तो ये आपके फादर के बिहाफ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देखी जाती। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उस कंडीशन में अगर आपकी इनकम, आपके परिवार की सालाना इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में चली जाएंगी। और अगर आपकी सालाना इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में, हालांकि एक नहीं देखा जाता, लगातार 3 वर्षों का एवरेज देखा जाता है, तो अगर 3 वर्षों का लगातार एवरेज 8 लाख से कम आ रहा है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में रहेंगी और उस कंडीशन में OBC के रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहां पर फादर से आपकी जाति तय हो रही है लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो हस्बैंड से तय हो रहा होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप जहां से भी जिस भी तहसील से अपना कास्ट सर्टिफिकेट इशू करवाएंगी उसमें जाति जो देखा जाएगा वो आपके फादर के बिहाफ से तय होगा, लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशंस तय होंगी जैसे कि 8 लाख से ऊपर है या नहीं आपकी सालाना इनकम OBC के कंडीशन में मैं बता रहा हूं वो आपके हस्बैंड से तय हो रहा होगा। अब इसको कैसे बनवाना है उसको लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि देखिए यहाँ पर फिर 2-3 कंडीशन हो सकती है। मान लेते हैं कि कोई यूपी की महिला है जिसका यूपी में ही शादी हो गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर उनके फादर का आवास है, मतलब उनके फादर जहां पर रहते हैं उस तहसील से सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपने फादर के बिहाफ पर इशू करवाना होगा। उसके बाद से जहां पर अब आपकी शादी हुई है वहां पर उस कास्ट सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आपके
हस्बैंड की इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है, जो कि आपके फादर के बिहाफ पर ही माना जाएगा। यहां तक चीजें स्पष्ट हो रही है। मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन आपके हस्बैंड के बिहाफ पर तय होगी और कास्ट जो है वो आपके फादर के बिहाफ पर तय होगी। ये हो गया अगर आप उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ही आपका ब्याह हुआ है तो। लेकिन मान लेते हैं कोई एक महिला कैंडिडेट है जो कि किसी दूसरे राज्य से ब्याह हो करके और उत्तर प्रदेश में आई हुई है, उस कंडीशन में क्या होगा, दूसरे राज्य का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यूपी में वैलिड नहीं है। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। दूसरे स्टेट का, अब मान लेते हैं बिहार से कोई शादी करके यूपी में महिला कैंडिडेट आई है। बिहार में प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग जो जातियां होती हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। मान लेते हैं कि कोई कैटेगरी है जो कि बिहार में ओबीसी में आती है, लेकिन यूपी में वो अनरिजर्व में आती है, यूआर में आती है। तो उस कंडीशन में आपके फादर के बिहाफ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बिहार से तो बन जाएगा, लेकिन यूपी में आने के बाद से चूंकि वो जाति यूआर में आती है, इस वजह से आपको यहां पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब जिस जाति का कास्ट सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जाति भी उत्तर प्रदेश में उस कैटेगरी में लाई करनी चाहिए। मतलब कि ओबीसी का अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यूपी में भी ओबीसी होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि मान लीजिए अदर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो यूपी में तो अलाउ होगा नहीं, तो उस कंडीशन में इन महिलाओं को कैसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो उस कंडीशन के लिए आपको सबसे पहले अपने दूसरे राज्य जहाँ से अभी आप बिलोंग करती थी वहाँ पर आपका जो तहसील पड़ता है वहाँ पर आपके फादर के बिहाफ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू होगा और उसको लेकर के यूपी में आप उसके बिहाफ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। क्योंकि आपकी शादी यूपी में हुई है तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, जो 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए ओबीसी के कंडीशन में, वो देखा जाएगा आपका आपके फादर के माफ कीजिएगा हस्बैंड के बिहाफ पर, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन अब आपके हस्बैंड से तय हो रही है और वहाँ के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। मतलब कि हर एक कंडीशन में अगर आप एक मैरिड वूमन है तो आपके फादर के बिहाफ पर भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ अपने स्टेट में भी उस पर मतलब यूपी में आकर के वहां से भी इकोनॉमिक कंडीशन 8 लाख से नीचे वाला वो चीज़ें तय होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं के लिए जो मैरिड वुमन है उनका कास्ट सर्टिफिकेट उनके फादर के बिहाफ पर ही होगा, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन उनके हस्बैंड के बिहाफ पर तय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, मैम की यहाँ पर शादी हो गई है और इनके डॉक्यूमेंट्स में हस्बैंड का नाम और एड्रेस चेंज नहीं कराया है इन्होंने और फोटो भी पुरानी लगी हुई है, तो क्या होगा। देखिए UIDAI जो कि आधार कार्ड इशू करता है उसके द्वारा क्लियर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपके अगर आप नया वाला आधार प्रिंट कराएंगे तो उस पर मेंशन भी लिख करके आता है कि ये आधार ना तो आपकी नागरिकता को प्रूफ करता है और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ या फिर ना ही आपके एड्रेस को प्रूफ करता है। यानी कि आधार कार्ड ना तो आपके नागरिकता की पहचान है, ना तो आपके बर्थ डेट ऑफ बर्थ का वो पहचान है और ना ही आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सीधे तौर पर UIDAI कहता है। इसका मतलब ये हो गया कि आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप कहीं पर भी रह करके कहीं का भी आधार पर एड्रेस अपडेट करा सकती हैं। करंट एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, कुछ भी आप अपडेट करा सकती हैं। तो उसमें जो आधार में एड्रेस लिखा गया है वो आपके परमानेंट एड्रेस का प्रूफ नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपका आधार में पुराना वाला एड्रेस है या फिर नया वाला एड्रेस है उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब भी आपसे आपकी डोमिसाइल प्रूफ करने के लिए मांगा जाएगा तो वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ना कि आधार कार्ड से एड्रेस चीज़ें वेरीफाई की जाती है UIDAI के डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो हालांकि यूपी टेट के लिए आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा गया है, मैम के आधार कार्ड में इनके फादर का नाम जो है वो स्पेलिंग में गलती है। ये बहुत बार सेंटर पर गई उसको सही कराने के लिए भी, लेकिन जो सेंटर वाले हैं आधार पर जो करेक्शन करने वाला सेंटर है वहाँ के जो अथॉरिटी है वो इनको बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रूल चेंज हो गया है कि फादर नेम अब नहीं सही होगा। तो उस कंडीशन में क्या इनको करना चाहिए, क्योंकि जो यूजर मैनुअल जारी किया गया उसमें यह बताया गया कि अगर आपका कोई भी डिटेल मिसमैच होता है तो आपको एरर देखने को मिलेगा अगर आप आधार से आगे प्रोसीड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लियर कर दूं कि पहले जो फादर का नेम लिख करके आता था आपके आधार के पीछे, जैसे अगर मेल कैंडिडेट है तो सन ऑफ लिख करके आता था और फीमेल कैंडिडेट है तो डॉटर ऑफ लिख करके आता था। अब वो चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। अब रिलेशन वहाँ पर लिख करके नहीं आता बल्कि केयर ऑफ लिख करके आता है। ठीक है, केयर ऑफ लिख करके।
तो ये उनका कहना कि गवर्नमेंट ने इसको चेंज बंद कर दिया है, वो एक्चुअली में आपको ये कहना चाह रहे थे कि जो सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ पहले लिखा आता था वो खत्म कर दिया गया, अब वहाँ पर केयर ऑफ केवल लिख करके आता है। ये उनके कहने का मतलब हो सकता है जो उनके द्वारा कहा गया। अब क्या आपके फादर के नेम में स्पेलिंग गलत है तो उसको सही किया जा सकता है? किया जा सकता है। उसका एक तरीका है, जैसे कि अगर आपका जो एड्रेस है आपके आधार कार्ड में, उसका कोई एड्रेस प्रूफ अगर आपके पास है तो उस कंडीशन में आप उसको अपडेट करा सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला ऑप्शन लिखने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो चीज़ें बंद कर दी गई हैं। तो वहाँ पर एड्रेस में ही आपको केयर ऑफ करके या फिर डॉटर ऑफ करके, जैसे आप एड्रेस लिखती हैं तो एड्रेस का जो कॉलम होता है उसी में आपको डॉटर ऑफ करके या फिर केयर ऑफ करके आपके फादर का सही नाम लिख करके और पूरा एड्रेस जब आप लिखेंगी तो वो एड्रेस अपडेट होकर के आपके आधार पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फादर नेम वाला सेक्शन खत्म कर दिया गया है, जो केयर ऑफ, जो डॉटर ऑफ और सन ऑफ वाला था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और उसमें अगर आपके फादर का नाम गलत है और इन फ्यूचर कोई समस्या आती है तो आप अपने आधार का एड्रेस अपडेट करा सकते हैं अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो, और उस डॉक्यूमेंट के बेस पर जब आप ऑनलाइन अपडेट करेंगे तो वहाँ पर एड्रेस जहाँ लिखना होता है वहीं पर आप डॉटर ऑफ करके अपने फादर का पूरा नाम स्पेलिंग सही के साथ लिख सकते हैं। इससे आपके एड्रेस में वो प्रिंट होकर के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रही हैं, ठीक है। यही एक तरीका है जिससे इसको सही किया जा सकता है। हालांकि अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स है, एक दो स्पेलिंग इधर उधर है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका इन फ्यूचर अगर जाकर के कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो एक एफिडेविट मात्र से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लेना चाहती तो यही एक तरीका है, अगर आपका उस एड्रेस पर कोई प्रूफ है, UIDAI के वेबसाइट पर जाकर के आप लिस्ट देख सकती हैं कि कौन कौन सा एड्रेस प्रूफ के तौर पर वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके बिहाफ पर आप अपने एड्रेस को अपडेट करा सकती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मैम का है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनकी शादी हो चुकी है और आधार में हस्बैंड का नाम अपडेट भी इन्होंने करा लिया है। इनके पास पुराना आधार भी है जिनमें फादर का नेम है। तो अब इनका प्रश्न है कि इनको कौन सा लगाना चाहिए क्योंकि हस्बैंड वाला अब अपडेटेड है। ध्यान से सुनिएगा, आप कोई भी आधार लगाएंगी जब उससे डेटा को फेच किया जाता है तो वो UIDAI के सर्वर से फेच किया जाता है। तो अभी करंट में जो अपडेटेड डिटेल है वही आपका फेच होकर के आएगा। अगर आप पुराना वाला आधार भी लगाती हैं तो आपका आधार नंबर जो है उससे जो डेटा फेच होकर के आएगा सर्वर से वो अपडेटेड वाला होकर आएगा, यानी कि आपके हस्बैंड वाला अपडेट होकर के आएगा, ना कि आपके फादर वाला अपडेट होकर के आएगा। तो आप कोई भी आधार लगाइए, आधार नंबर तो यूनिक है। अब जब आधार नंबर यूनिक है तो उससे करंट जो डेटा है जो कि UIDAI के सर्वर पर है वो आपके हस्बैंड का है। तो आप कोई भी अपने पुराना वाला लगाएंगी या फिर नया वाला लगाएंगी, अपडेटेड डेटा ही वहां से फेच होगा। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रही होंगी। तो पुराना वाला लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब हमें करंट वाला डेटा ही फेच होकर के आ रहा है, मतलब कि सर्वर से वही डेटा निकल करके आएगा, तो फिर पुराना लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आपके पास अपडेटेड है तो आपको अपडेटेड वाला ही लगाना चाहिए। दोस्तों मैं समझता हूं कि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके कास्ट सर्टिफिकेट जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर नाम में जो मिसमैच है या फिर जो भी इससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।